नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने जो आपका लास्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है वो कौन सा है? वो है विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं। इस चैप्टर की हम थ्योरी को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छे से हम विद एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं उसको। और इस चैप्टर में आपके 80 क्वेश्चन थे, जिसमें एक वीडियो में हमने 1 से 20 तक, दूसरे में 21 से 40 तक, और आज के वीडियो में हम 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसका एक वीडियो और आएगा जिसमें हम 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। जिस वीडियो के उस नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ हमारा ये जो चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, ए और बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब तक आप चैप्टर में कई बार पढ़ चुके हैं। मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह एक है समझौता। ठीक है, मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह को एक समझौते की तरह, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह कंसीडर किया जाता है। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन इसका। देखिए, मुस्लिम विवाह निकाह स्त्री और पुरुष के बीच होने वाला एक समझौता है जिसका उद्देश्य परिवार की संपत्ति का उपयोग करना, बच्चों को जन्म देना, उन्हें वैध रूप प्रदान करना। मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त की संविदा यानी कि अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति तथा बच्चों को वैध रूप प्रदान करना। ये किसके अनुसार है? ये सारा जो मुस्लिम विवाह कानून है उनके अनुसार होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन ने उद्विकास क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? आपको बहुत डिटेल में ये चीजें पढ़ाई गई थी। ठीक है, 4 प्रकार का, 5 का, 6 का या 7 का। तो मॉर्गन ने उद्विकास के क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो उसने किया है, मॉर्गन ने 5 प्रकारों का उल्लेख। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, ये है, मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया। कितने स्तरों का? 5 स्तरों का उल्लेख किया है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। कौन सा? संरक्त परिवार, समूह विवाह परिवार, सिंडे स्मरियन परिवार, ठीक है, फिर है आपका पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। कितने प्रकार का? मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? हेनरी मैन, बेकोफेन, वेस्टरमार्क या मॉर्गन? तो यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो ये मानते हैं आपके मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन के अनुसार जो यौन साम्यवाद है वो परिवार की उत्पत्ति का कारण है। देखिए, मॉर्गन का मानना है कि आरंभिक काल में यौन साम्यवाद, ठीक है, यानी कि सेक्स कम्युनिज्म की स्थिति थी। विवाह एवं परिवार का विकास इसके बाद के युगों में क्रमशः हुआ। मॉर्गन ने अपने विचारों की पुष्टि के निमित्त त्योहारों के अवसर पर स्वेच्छाचारी पत्नी विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ वाइफ, अतिथि सत्कार के लिए निमित्त पत्नी भेंट यानी कि वाइफ हॉस्पिटैलिटी आदि तथ्यों का उल्लेख किया है। देखिए, ये तथ्य याद रखिएगा कौन कौन से। ये आपके हैं पत्नी विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ वाइफ, और पत्नी भेंट वाइफ हॉस्पिटैलिटी। इन शब्दों का प्रयोग आपसे पूछा जा सकता है किसने किया है? तो ये किया है आपका मॉर्गन ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? प्रकार्यवादी, संरचनावादी, अंतरक्रियावादी या इनमें से सभी? तो किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, परिवार के मूल्यांकन के लिए जो मुख्य रूप से जिस उपागम का प्रयोग किया जाता है वो है आपका ये तीनों ही है। ठीक है, यानी कि परिवार के मूल्यांकन के लिए प्रकार्यवादी, संरचनावादी और अंतरक्रियावादी तीनों ही उपागमों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, आंसर डी। देखिए, परिवार के अध्ययनों में मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोणों का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। प्रकार्यवादी, ठीक है, यानी कि फंक्शनलिस्ट, संरचनावादी यानी कि स्ट्रक्चरलिस्ट, और अंतःक्रियावादी यानी कि इंटरैक्शनिस्ट। ठीक है, 3 कौन कौन से? प्रकार्यवादी, संरचनावादी और अंतःक्रियावादी। आगे देखिए, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार। किसका किसका? आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? जिमरमैन ने, बर्गेस एवं लॉक ने, जीपी मर्डॉक ने या कार्ल मार्क्स ने? देखिए, जो आपके जिमरमैन थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार का विभाजन किया है। किसने? जिमरमैन ने। देखिए,
जिमरमैन ने अपनी पुस्तक फैमिली एंड सिविलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा, फैमिली एंड सिविलाइजेशन किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? ये है जिमरमैन की। फैमिली एंड सिविलाइजेशन में पाश्चात्य परिवार को ध्यान में रखकर 3 प्रकार के परिवारों की चर्चा की है। कौन कौन से परिवार? यानी कि पाश्चात्य के, जो वेस्टर्न जगत में जो परिवार होते हैं, जो वेस्टर्न फैमिलीज हैं, उनको ध्यान में रखकर 3 प्रकार के परिवार बताए थे। एक था आपका न्यासिता परिवार। कौन सा? एक था आपका न्यासिता परिवार यानी कि ट्रस्टीशिप फैमिली। एक था आपका अति लघु तथा आणविक परिवार यानी कि एटॉमिकिस्ट फैमिली। और फिर तीसरा था आपका गृहस्थ या घरेलू परिवार यानी कि डोमेस्टिक फैमिली। जिमरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? न्यासिता परिवार, अति लघु तथा आणविक परिवार, गृहस्थ या घरेलू परिवार। अपनी किस पुस्तक में बताए हैं? फैमिली एंड सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझाया गया था क्या कि व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं, और व्यक्ति जिस परिवार को विवाह के बाद प्रजनन विवाह के बाद स्वयं बनाता है उसको क्या कहते हैं? तो जहां व्यक्ति जन्म लेता है उसको कहते हैं उसका मूल परिवार। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? उसका मूल परिवार कहते हैं, प्रभव परिवार कहते हैं। और जिसमें वो जिसको वो विवाह के बाद स्वयं बनाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रजनन मूलक परिवार। क्या कहते हैं? प्रजनन मूलक परिवार कहते हैं। ये होपफुली आप में से जितने लोगों ने भी चैप्टर पढ़ा है सभी को ये चीजें याद आ गई होंगी। देखिए, विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं प्रजनन मूलक परिवार की रचना करता है। जिस परिवार को युवक और युवतियां विवाह कर स्थापित करते हैं उसे प्रजनन परिवार कहा जाता है। पर यदि किसी दंपत्ति को कोई संतान नहीं होती है तो वैसे मूल परिवार में प्रभव परिवार का स्वरूप या पहलू गौड़ होती है तथा दोनों या दोनों में से किसी भी एक की मृत्यु के उपरांत उस परिवार की समाप्ति हो जाती है। देखिए, धातव्य है कि एक ही परिवार प्रभव परिवार एवं प्रजनन परिवार दोनों हो सकता है। देखिए, आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि क्या एक ही परिवार को हम प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार दोनों कह सकते हैं? तो हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि वर्गीकरण का आधार व्यक्ति विशेष का संदर्भ है। माता पिता के लिए उनका परिवार मतलब माता पिता के लिए उनका परिवार प्रजनन परिवार माना जाता है, वही परिवार बच्चे के लिए प्रभव परिवार माना जाता है। ठीक है, देखिए, माता पिता क्या है? माता पिता ने विवाह के बाद संतानोत्पत्ति द्वारा उस परिवार को बनाया है, तो माता पिता के लिए वो परिवार प्रजनन परिवार हुआ। लेकिन जिस बच्चे ने उस परिवार में जन्म लिया है उसके लिए क्या है? वो प्रभव परिवार है। आगे देखिए, आगे है, वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है। एक सदस्यीय परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार या परंपरा युक्त परिवार। यानी कि वो परिवार जिसमें एक कपल और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं उस परिवार को क्या कहते हैं? उस परिवार को कहते हैं एकाकी परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। देखिए, वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है उन्हें एकाकी परिवार में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे परिवार को नाभिकीय या केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है। एकाकी परिवार को 2 पीढ़ी परिवार भी कहते हैं। देखिए, एकाकी परिवार को क्या कहते हैं? एकाकी परिवार को 2 पीढ़ी परिवार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 पीढ़ियों के सदस्य अर्थात पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था कौन सा? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृवंशीय या पितृवंशीय। तो क्या था? वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप था ये कैसा था? पितृसत्तात्मक था। देखिए, वेस्टरमार्क का विचार है कि विवाह का इतिहास इसके एक विवाहित स्वरूप से आरंभ हुआ जिसमें एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता था, अर्थात एक पत्नीवादी प्रथा थी। उनका यह निष्कर्ष कल्पना पर आधारित है कि पुरुष में स्वत्वबोध की मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, मॉर्गन ने पितृसत्तात्मकता को परिवार के आरंभिक स्वरूप को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ये परिवार है। ठीक है, परिवार समिति कहलाता है, समुदाय कहलाता है, परिवार कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, परिवार। क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है।
देखिए, पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, परिवार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? ये किसने कहा है? पार्कर और एंडरसन ने, गुडे ने, फाल्सम ने या रॉबर्ट बीरस्टीड ने? ये किसका कथन है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? ये कहा है आपका गुडे ने, विलियम जे गुडे द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए, विलियम जे गुडे ने पाश्चात्य समाजों में पारिवारिक आदर्श प्रतिमानों में गिरावट का अनुभव किया और परिवार के समाप्त होने का संदेह व्यक्त किया। ठीक है, किसने? विलियम गुडे ने ये कहा है कि जो परिवार है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है? संस्कृतिकरण, औद्योगिकरण, भौतिकवाद या आत्मनिर्भरता? पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है औद्योगिकरण। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए। पश्चिमी समाज में औद्योगिकरण के कारण नाभिकीय परिवार यानी कि मूल परिवार आर्थिक रूप से व्यवहार इकाई बन गया। इसने पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपसे पूछा सकता है कि पश्चिमी जगत में संयुक्त परिवारों के टूटने का, संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है? तो यह है आपका औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार या केंद्रक परिवार? तो देखिए, जो विस्तृत परिवार है इसका अर्थ है सम्मिश्रित परिवार यानी कि इसमें कई सारे संयुक्त परिवार आप समझ लीजिए। ठीक है, जिसमें एक से अधिक पीढ़ी के लोग रहते हों और क्या है, जिसमें मतलब आपकी पीढ़ियों के अलावा जैसे आपकी मामा भी रह रहे हैं, बुआ भी रह रही और इस तरह के लोग भी, मौसी रह रही, इस तरह के लोग भी होते हैं, मतलब इन सारे लोगों के परिवार सहित रहना। देखिए, विस्तृत परिवार का अर्थ सम्मिश्रित परिवार है। ऐसा परिवार दो या अधिक मूल परिवारों से मिलकर बना होता है जिनका निवास स्थान एक ही होता है। लेकिन देखिए, लेकिन इनका ये जरूरी नहीं कि इनका निवास स्थान एक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनकी रसोई भी एक हो। रसोई एक होने की कंडीशन किस में होती है? संयुक्त परिवार में होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंटन द्वारा बताए गए परिवारों के प्रकारों में सम्मिलित है, यानी कि इनमें से, इन चारों में से लिंटन द्वारा कौन से दो परिवार बताए गए हैं? समृद्ध परिवार, विवाह संबंधी परिवार, ग्रामीण परिवार या मातृ वंशीय परिवार? लिंटन ने किनको किनको बताया है? देखिए, तो लिंटन ने जो दो प्रकार बताए थे परिवारों के, आप सभी को याद आ रहा होगा, ये कौन कौन से प्रकार थे? लिंटन ने दो प्रकार बताए थे, एक बताया था समृद्ध परिवार और दूसरा बताया था विवाह संबंधी प्रकार। यानी कि लिंटन ने जो दो प्रकार बताए हैं, एक है समृद्ध परिवार और दूसरा है विवाह संबंधी प्रकार। देखिए, ऑप्शन ए 1 और 2 किसमें है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, लिंटन ने परिवार के दो प्रकार बताए हैं, समृद्ध परिवार एवं विवाह संबंधी परिवार। समृद्ध परिवार में सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं और कोई भी विवाह संबंधी उनमें नहीं रहता है। विवाह संबंधी परिवारों में रक्त संबंध एवं विवाह संबंधी दोनों ही साथ साथ रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सिर्फ ये याद रखिए, लिंटन ने कौन कौन से दो प्रकार बताए परिवार के? समृद्ध परिवार और विवाह संबंधी परिवार। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है कौन सा? घर की व्यवस्था, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण और आजीविका कमाना। कौन सा है? देखिए, हैं तो सारे ही मतलब सामाजिक कार्य परिवार के, लेकिन आपसे क्या पूछा, सबसे आवश्यक कौन सा है? सबसे आवश्यक है आपका संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण करना। देखिए, डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी और डब्ल्यू.जे. मूर ने अपनी पुस्तक द फैमिली, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ह्यूमन सोसाइटी, आपसे पूछा सकता है कि ह्यूमन सोसाइटी किसकी पुस्तक है? तो ह्यूमन सोसाइटी है के डेविस की पुस्तक। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है द फैमिली किसकी पुस्तक है? तो ये है डब्ल्यू.जे. मूर की पुस्तक। देखिए, द फैमिली में परिवार के सामाजिक कार्यों का उल्लेख इस प्रकार किया है, प्रजनन कार्य अर्थात संतानोत्पत्ति और उनका पालन पोषण, परिवार के सदस्यों की देखभाल, व्यक्तियों को सामाजिक स्थिति प्रदान करना, बच्चों का सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, आर्थिक कार्य आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा है किसकी? यूजीन लिटवैक की,
कोलिन बेल की, टी पार्सन्स की या आरपी देसाई की एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, टी पार्सन्स की। देखिए, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा टेलकॉट पार्सन्स की है। परिवार समाज की मूल इकाई है। यद्यपि सामाजिक वैज्ञानिकों ने पारिवारिक संरचना एवं संगठन के विभिन्न स्वरूपों का बहुत अध्ययन किया है, किंतु फिर भी वे एक ऐसा व्यापक संस्कृति रहित सामान्यीकृत स्वरूप विकसित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के समाजों के परिवारों पर लागू हो सके। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? किसके अनुसार परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? यानी कि जो परिवार है वे विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है। ठीक है, परिवार क्या है, फैमिली क्या है, एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट है। किसने कहा है? जीपी मर्डॉक ने, AR रेडक्लिफ ब्राउन ने, IP देसाई ने या MN श्रीनिवास ने? ये किसने कहा है? तो ये आपका कहा है ऑप्शन नंबर ए, जीपी मर्डॉक ने। ठीक है, देखिए, जीपी मर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में 250 समाजों का अध्ययन किया और परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था बताया कि प्रत्येक समाज में परिवार का कोई ना कोई स्वरूप अवश्य पाया जाता है, जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है। आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि परिवार को सार्वभौमिक संस्था किसने कहा है? तो कहा है जीपी मर्डॉक ने। अपनी किस पुस्तक में कहा है ये भी याद रखिएगा, कहा है सोशल स्ट्रक्चर में। और इन्होंने कितने समाजों के अध्ययन के आधार पर कहा है? तो इन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया था, उसके आधार पर इन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया था। आगे देखिए, आगे है, किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? वेस्टरमार्क, ब्रीफॉल्ट, मॉर्गन या टाइलर? किसके द्वारा है ये, किसके द्वारा स्टेटमेंट बताया गया है? तो ये कहा है आपका वेस्टरमार्क ने। ठीक है, देखिए, वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक मानव विवाह का इतिहास, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ठीक है, क्या हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी पुस्तक है? ये है वेस्टरमार्क की पुस्तक। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया है। यह प्रथा तब तक चली जब तक कि रिवाजों यानी कि कस्टम्स ने परिवार रूपी संस्थाओं को स्थापित नहीं कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? वेस्टरमार्क ने, सर हेनरी मैन ने, मॉर्गन ने या फ्रेजर ने? तो देखिए, परिवार की उत्पत्ति का जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है ये दिया था सर हेनरी मैन ने। आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन इसका, 1861 में सर हेनरी मैन ने विश्व के विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर शास्त्रीय सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का प्रारंभिक स्वरूप न केवल पितृसत्तात्मक ही था वरन पितृस्थानीय एवं पितृवंशीय भी था। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने, सर हेनरी मैन ने? इन्होंने कहा कि विभिन्न जो समाज हैं उनके आधार पर इन्होंने ये कहा था कि जो परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था ये पितृसत्तात्मक तो था ही, लेकिन पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ पितृस्थानीय और पितृवंशीय भी था। यानी कि सत्ता भी पिता के हाथों में रहती थी, जो शादी के बाद जो वर वधु है वो पिता के घर आके रहते थे, और जो नामकरण है, जो चीजें हैं वो पिता के वंश के आधार पर चलती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था क्या? शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य या उपर्युक्त सभी? देखिए, जो मध्य युग था, ठीक है, तो उसमें जो शैक्षणिक कार्य है ये भी परिवार द्वारा किया जाता था, जो आर्थिक कार्य है, आर्थिक प्रबंधन है, ये भी परिवार द्वारा किया जाता था, जो धार्मिक कार्य है ये तो परिवार द्वारा किए ही जाते थे। तो आंसर हो जाएगा इसका उपर्युक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही। देखिए, मध्य युग में परिवार शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार की भूमिकाओं का निष्पादन करता था। परिवार प्रत्येक बच्चे को समाज में उठने बैठने की शिक्षा देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता था। समाज द्वारा मान्य सामाजिक विधि विधानों की शिक्षा बच्चों को अधिकांशतः परिवार के द्वारा ही दी जाती थी। परिवार आर्थिक साधनों की व्यवस्था करता था तथा सदस्यों का समुचित भरण पोषण करता था। देखिए, परिवार में बच्चों को धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को सिखाया जाता था। ठीक है, ये किसका है? ये है मध्ययुगीन मध्यकाल का बताया जा रहा है, हालांकि आज भी ये चीजें होती हैं।
निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है। ठीक है, जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है, तो ये आर.के. मुखर्जी द्वारा, डी.पी. मुखर्जी द्वारा, डी.एन. मजूमदार द्वारा या ए.आर. देसाई द्वारा। देखिए जो डी.एन. मजूमदार हैं, ठीक है, जाति को एक बंद वर्ग किसने कहा है। जितने भी आप सोशियोलॉजी वाले होंगे उनको ये स्टेटमेंट बहुत मतलब अच्छे से पता होगा। क्या जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा है, ये कहा है आपका डी.एन. मजूमदार ने। ठीक है, किस पुस्तक में कहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मदन एवं मजूमदार ने अपनी पुस्तक सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में ये निष्कर्ष दिया कि जाति एक बंद वर्ग है। कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास। क्या है, कास्ट जो है वो एक क्लोज्ड क्लास है, यानी कि जाति क्या है, बंद वर्ग है। मतलब आप अपनी जाति आसानी से चेंज नहीं कर सकते। ये किसके लिए कहा गया है, क्योंकि भाई देखिए कोई जो व्यक्ति है वो अपनी जाति निर्धारित नहीं करता है। जाति क्या है, उसको जन्म के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, ये चीज मतलब फीमेल के रेफरेंस में नहीं कही गई है, ये चीज किसके रेफरेंस में कही गई है, मेल के रेफरेंस में कही, क्योंकि विवाह के द्वारा जो स्त्रियां हैं उनकी जाति परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो हमारा लास्ट वीडियो आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, जिसमें हम 61 से लेके 80 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी, इसके थ्योरी और क्वेश्चन आंसर दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अच्छे से रिवीजन करते जाइए और जहां जहां आपको लगे शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।